हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 9। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 6.1 जिसमें पूछा है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमको यहाँ पर कंपाउंड का नाम दिया है और उस नाम में से हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंपाउंड से स्ट्रक्चर बनाने में डिफिकल्टी होती है, तो यहां पर एक ट्रिक है जिससे आप कोई भी कंपाउंड हो उसमें से आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो आपको यहां पर एंडिंग से स्टार्ट करनी है, यानी आपको सबसे पहले पेंटेन बनाना है। अब पेंटेन पता है ना, 5 कार्बन पेंटेन बनाना है, लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि आप 2 क्लोरो और 3 मिथाइल दोनों के लिए जगह छोड़ दो। पेंटेन बनाना है लेकिन 2 क्लोरो यानी सेकंड पे एक पोजीशन छोड़ देना क्लोरीन के लिए, 3 मिथाइल यानी थर्ड पोजीशन पे एक बॉन्ड खाली छोड़ देना मिथाइल के लिए। तो पहले हम पेंटेन बनाते हैं। अब पेंटेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH CH CH2 CH3। अब बोलोगे सर यहां तो सेकंड और थर्ड पे आपने CH2 की जगह CH बनाया। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं यहां पर सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए जगह छोड़ दूंगा। तो देखिए ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, दोनों पे मैंने एक एक हाइड्रोजन कम बनाया जानबूझ के, ताकि यहां पर मैं अपने जो ग्रुप है वो यहां पर लगा पाऊं। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है 2 क्लोरो, तो आप 2 पे लगा दीजिए क्लोरीन। इन्होंने बोला है 3 मिथाइल, तो ये आ गया 3 मिथाइल। तो बन गया हमारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहां पर बोला है हेक्सेन। देखिए मैंने बोला था आपको आंसर चालू करना है लास्ट से। हेक्सेन जरूर बोला है लेकिन कौन सा हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। हेक्सेन तो है, कौन सा हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन यानी सस्ता बेंजीन, मतलब बेंजीन तो बनाना है लेकिन सस्ता वाला, यानी आपको बीच में वो डबल बॉन्ड नहीं दिखाने। तो ये तो आपने कंप्लीट किया साइक्लोहेक्सेन। अब जैसे हमारी बात हुई थी कि हम यहाँ पर जो पोजीशन है जैसे 1 क्लोरो और 4 इथाइल यहां पर बॉन्ड खाली छोड़ देंगे। तो मैंने यहां पर क्या किया है, ये रहा 1 पे जगह बॉन्ड मतलब खाली छोड़ दिया मैंने, और ये 4 दोनों पे मैंने एक एक बॉन्ड खाली छोड़ दिया इन ग्रुप्स के लिए। अब इन्होंने क्या बोला है 1 क्लोरो बोला है, तो 1 पे आएगा क्लोरीन 1 क्लोरो। 4 इथाइल यानी 4 पे क्या आएगा इथाइल, और इथाइल होता है CH2 CH3। तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल, 1 क्लोरो 4 इथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में दिया है हेप्टेन। देखिए क्या दिया है हेप्टेन। हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, कितने होते हैं 7 कार्बन, और यहां पर जो ग्रुप है वो यहां पर 4 और 3, यानी आपको 3 और 4 के लिए जगह छोड़ देनी है, 3 और 4 के लिए जगह छोड़ देनी है और बनाना है हेप्टेन। हेप्टेन यानी 7 कार्बन, ये आ गया CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 और CH3। गिन लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, सॉरी 7 कार्बन है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन आ गए। और ध्यान दीजिए मैंने देखिए यहाँ पर थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन कम बनाया। अब यहां लगेंगे ये ग्रुप्स। पहला लिखा है 4 टट ब्यूटाइल, 4 टट ब्यूटाइल, तो 1 2 3 और 4 पे आएगा टर्ट ब्यूटाइल। अभी टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है, टर्ट ब्यूटाइल यानी ऐसा कार्बन जिसके आजू बाजू 3 मिथाइल है। टर्ट ब्यूटाइल यानी ऐसा कार्बन जिसके आजू बाजू 3 मिथाइल है। देखिए इतना टर्ट ब्यूटाइल है, इतना, ये क्या है टर्ट ब्यूटाइल। ये जो मैंने जिसमें बॉक्स मारा है वो क्या है टर्ट ब्यूटाइल यानी टर्शरी ब्यूटाइल।
नेक्स्ट 3 आयोडो, 3 आयोड यानी तीसरे पे आयोडीन है, तो ये तीसरे पे आयोडीन। पता ना, आप यहाँ पर ऊपर नीचे कहीं पर लगा सकते हो यहाँ कौन सी ग्रेविटी लगती है। आप चाहो तो नीचे ग्रुप दिखा सकते हो या तो ऊपर भी दिखा सकते हो। तो ये हो गया हमारा 4 ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूट टू इन, वाओ, ब्यूट टू इन यानी सेकंड पे डबल बॉन्ड है, साथ में 1,4 डाइब्रोमो भी है, यानी आपको सेकंड पे डबल बॉन्ड तो लगाना है, साथ ही साथ यहां पर आपको 1 और 4 पे एक एक बॉन्ड खाली छोड़ना है। तो उस बात का ध्यान रखते हुए ये स्ट्रक्चर रहेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यानी मैंने सेकंड पे डबल बॉन्ड तो लगाया, साथ ही साथ पहले और चौथे यानी फर्स्ट और फोर्थ जो कार्बन है उसमें एक एक हाइड्रोजन कम बना है। अब इन्होंने बोला है 1,4 डाइब्रोमो, यानी पहले पे भी एक ब्रोमीन आएगा और 4 पे भी एक ब्रोमीन आएगा, तो बन गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट टू इन। नेक्स्ट बोला है बेंजीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में क्या आ रहा है, बेंजीन आ रहा है। तो आपको सबसे पहले बेंजीन बनानी है, तो ये बन गई हमारी बेंजीन। यहां बनाते शांति से बेंजीन। बेंजीन बनने के बाद ग्रुप्स देखते हैं। 1 ब्रोमो, 4 सेक ब्यूटाइल और 2 मिथाइल, यानी यहां पर आपको 3 जगह बॉन्ड खाली छोड़ना है। 1 ब्रोमो, 4 पे सेक ब्यूटाइल और 2 पे मिथाइल, तो ये आ गया 1 ब्रोमो यानी 1 पे ब्रोमो, 4 पे सेक ब्यूटाइल। अभी सेक ब्यूटाइल क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके एक साइड 2 कार्बन है और एक साइड 1 कार्बन है, उसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। और ये आ रहा सेकंड पे मिथाइल, ये आ गया सेकंड पे मिथाइल, और यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 6.2, जिसमें हमें पूछा है व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद Ki, यानी जब एल्कोहल की रिएक्शन की जाती है Ki के साथ तब सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं यूज करना है। अब वैसे बता दूं तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर भी ये लोग मना कर रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करना है। तो देखिए ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल पहली बात तो ये डायरेक्टली Ki के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, यहां पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल वो Ki से रिएक्ट नहीं करता, वो एक्चुअली में Hi से रिएक्ट करता है। अब जैसे मैं अगर आपको इसकी रिएक्शन बताऊं कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन एक्चुअली में होती है, तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, ये एल्कोहल का फॉर्मूला है। वो Ki के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो रियलिटी में तो Hi के साथ रिएक्ट करता है, जिसमें क्या होता है जो OH है वो तो H को लेके भाग जाता है यानी H2 बना देता है, और जो R और I है वो बनाता है अल्काइल आयोडाइड, और ये हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट है। और ये कब बनेगा, जब एल्कोहल रिएक्ट करता है Hi के साथ, लेकिन हमने क्या डाला है, Ki डाला है। अब इस Ki को क्या बनाना पड़ेगा, पहले Hi बनाना पड़ेगा, इस Ki को पहले क्या बनाना पड़ेगा, Hi, फिर जाके वो एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। अब ये तो एल्कोहल में मैंने क्या डाला है, Ki डाला है, Hi तो डाला नहीं है, तो सबसे पहला काम है इस Ki को क्या बनाऊं मैं, Hi, Ki को बनाऊं मैं Hi, और वहीं पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा H2SO4। वो क्या करता है, एल्कोहल के लिए, सिर्फ एल्कोहल के लिए Ki को कन्वर्ट करता है Hi में, Ki को कन्वर्ट करता है Hi में। कैसे करता है, चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं। ये जो H2SO4 है ये सबसे पहले रिएक्ट करता है Ki के साथ, जिसमें जो K है वो सल्फ्यूरिक एसिड के HSO4 को लेके भाग जाता है और बनाता है KHSO4, बचा हुआ H और I बन जाता है HI, फिर ये HI आगे काम आता है। अब ये जो आपने रिएक्शन लिखी है इसको नीचे समझाना पड़ेगा।
कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी ये H2SO4 रिएक्ट्स विथ के आई के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस HI। तो जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है उसी को मैंने नीचे थियरी में लिखा है। देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बन तो गया के आई से HI। अभी HI क्या करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, अल्कोहल से। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। अब होता क्या है, इस HI को बनाया किसने, H2SO4 ने। अब होता ये है कि जब ये HI जा रहा होता है अल्कोहल से रिएक्ट करने के लिए, ये H2SO4 दोबारा इसका पीछा करता है। ये H2SO4 क्या करता है, इसका दोबारा पीछा करता है HI का, और उससे दोबारा रिएक्शन कर जाता है। वैसे तो HI जो है उसको रिएक्ट करना चाहिए किसके साथ, अल्कोहल के साथ। लेकिन जो ये H2SO4 है वो एक बार रिएक्ट करने के बाद दोबारा रिएक्शन करना स्टार्ट करता है। यानी ये जो H2SO4 है, ये जो HI बना है उसके साथ दोबारा रिएक्शन करता है और HI को बना देता है I2। HI को बना देता है I2 और साथ में बाय प्रोडक्ट निकल जाता है SO2 और H2O। अब ये I2 को अगर आप रिएक्शन कराओगे अल्कोहल के साथ तो वो रिएक्शन थोड़ी करेगा। अरे HI जाके रिएक्शन करता है अल्कोहल से, I2 थोड़ी करेगा। I2 की रिएक्शन होती नहीं अल्कोहल से, HI की होती है। लेकिन ये H2SO4 ने क्या किया, इस HI को I2 में बदल दिया। क्यों, क्योंकि वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी समझ सकते हो कि हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। अभी HI में से उसने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो खाली I बचा, और वो I क्या बन गया, I2। अभी I2 थोड़ी रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ। यानी एक स्टेप में अच्छा काम किया और दूसरे स्टेप में धोखा दे दिया। अगर आप इसका पहला स्टेप देखोगे तो बहुत अच्छा काम किया। देखो KI को बनाया HI, KI को बना HI किसके लिए, अल्कोहल के लिए। अल्कोहल यहाँ पर खुश हो गया। लेकिन सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, गद्दारी की, खुद जाके HI से रिएक्ट कर गया। जबकि वो HI से कौन रिएक्ट करने वाला था, अल्कोहल। लेकिन खुद जाके रिएक्ट किया HI के साथ और उसको बना दिया I2। और I2 तो अल्कोहल से रिएक्ट करता ही नहीं है। यानी फर्स्ट स्टेप देखो तो अच्छी बात है, H2SO4 डालना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम सेकंड स्टेप देखते हैं हम सीधा बोल देंगे भैया H2SO4 तो मत डालना, सल्फ्यूरिक एसिड डालना नहीं है। क्योंकि वो क्या करता है, सिंस सल्फ्यूरिक एसिड क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा HI को, कहां पर, I2 में। As a result, the reaction between alcohol and HI to produce alkyl iodide cannot occur। जो रिएक्शन होने वाली थी अल्कोहल और HI की, अब वो पॉसिबल नहीं है। Therefore, sulfuric acid is not used during the reaction of alcohols with KI। इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते नहीं है। और यहां हमारा आंसर फिनिश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 6.3, जिसमें मैं पूछा है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। यानी प्रोपेन के डाइहेलोजन वाले डेरिवेटिव्स लिखने हैं। डाइहेलोजन पता है, दो हेलोजन वाले। प्रोपेन यानी तीन कार्बन रखने हैं और दो हेलोजन रखने हैं, और उससे कितने डेरिवेटिव्स बन सकते हैं उन सबके स्ट्रक्चर्स यहां पर ड्रॉ करने। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। अब इन्होंने प्रोपेन बोला है, प्रोपेन यानी कितने कार्बन हुए, तीन। तो यहां पर आ गया 1 2 और 3। अब इन्होंने डाई हेलोजन बोला है। अब डाई हेलोजन यानी कितने हेलोजन हुए, 2। अब मैं काम करता हूं, दोनों हेलोजन पहले कार्बन पे लगा देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, दोनों हेलोजन पहले कार्बन पे ही लगा दिया। अब आके बढ़ देंगे हाइड्रोजन। अब जैसे यहां पर CH आएगा, यहां पर CH2 आएगा और यहां पर CH3 आएगा। देख लीजिए हाइड्रोजन बराबर है, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, बढ़िया। नेक्स्ट फिर से मैं यहां पर क्या करूंगा, 1 2 और 3। अब एक काम करता हूं, जो ऊपर वाला हेलोजन है, जो ये हेलोजन है, उसको मैं वही रखूंगा। लेकिन जो नीचे वाला हेलोजन है ना, उसे मैं आगे की तरफ मूव करूंगा। ऊपर वाला हेलोजन वही, और जो नीचे वाला हेलोजन है मैं उसे क्या करूंगा, एक एक कार्बन आगे मूव करूंगा। चलिए इसको मूव करते हैं। तो जो ऊपर वाला जो हेलोजन है वो तो वैसा का वैसा, लेकिन जो नीचे हेलोजन था वो एक कार्बन आगे आ गया। देखिए अब कुछ नया बन गया, नया स्ट्रक्चर है ना। पहले क्या था कि एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन थे। अब देखो एक हेलोजन पहले कार्बन पे, एक हेलोजन दूसरे कार्बन पे, बाकी बचे हाइड्रोजन। यहां पर CH2 आएगा
यहां पर CH आएगा और यहां पर CH3 आएगा। नेक्स्ट प्रोपेन बोला है फिर से, तो 1, 2 और 3। ऊपर का हेलोजन तो वैसा का वैसा। अब यहां पर जो सेकंड पे हेलोजन था इसे पुश करके यहां डाल दो, यानी एक और कार्बन आगे बढ़ा दो। अब बाकी बचे कौन? बाकी बचे हाइड्रोजन। यहां पर CH2 आएगा, यहां पर CH2 आएगा और यहां पर भी CH2 आएगा। अब इसके आगे तो जगह बची नहीं है, तो आपको क्या करना है, 1, 2 और 3 बना दिए कार्बन। अब जैसे कि आपने जब स्टार्ट किया था तो गौर कीजिए आपने दोनों हेलोजन पहले कार्बन पे रखे थे। अब आपको करना है कि दोनों हेलोजन सेकंड कार्बन पे रखने हैं। क्या रखना है? सेकंड कार्बन पे। तो एक हेलोजन यहां पर आएगा, यानी सेकंड कार्बन पे आएगा, और दूसरा हेलोजन भी सेकंड कार्बन पे आएगा। और बाकी यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर तो बॉन्ड आएगा और यहां पर भी हाइड्रोजन। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? क्या सर ऐसा कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला हाइड्रोजन उसको वही रखे और नीचे वाले हाइड्रोजन को आगे लेके जाए? देखिए आप ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर रॉन्ग आएगा। इससे आप खुद एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पे फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर आप इसमें ऐसा करते हैं कि रेड वाले को हाइड्रोजन को वहीं रखें और जो ग्रीन वाला हाइड्रोजन है उसको एक आगे लेके चले जाए, तो फिर से क्या होगा, ये जो कंपाउंड है वो फिर से बन जाएगा। तो बस इसमें ये 4 ही पॉसिबिलिटी थी और चारों पॉसिबिलिटी बन गई। और क्वेश्चन में बोला भी नहीं है कि राइट IUPAC नेम, तो वो भी हम करेंगे नहीं। तो बस आपको ये 4 स्ट्रक्चर बनाने और यहां हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 6.4, जिसमें हमें पूछा है among the isomeric alkanes of the molecular formula C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yields, देखिए यहां पर yields का मतलब है गिव, yields यानी गिव अ सिंगल मोनोक्लोराइड, फिर 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, बाद में 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। देखिए अब यहां पर कितने आइसोमर बनेंगे ना, वो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि वो डिपेंड करते हैं यहां पर कितने तरह के कार्बन है। जितने तरह के कार्बन, देखो जितने कार्बन नहीं पूछ रहा हूं, जितने तरह के कार्बन है उतने तरह के यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आइसोमर, क्योंकि जितने तरह के कार्बन होंगे उतने तरह के हाइड्रोजन होंगे और उतने ही तरह के हाइड्रोजन रिमूव होकर वहां पर उतने ही तरह के आइसोमर बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला, अ सिंगल मोनोक्लोराइड। तो उसकी जो कंडीशन है पहले ठीक से मेंशन कर देते हैं कि सिंगल मोनोक्लोराइड कब बनता है। तो टू हैव अ सिंगल मोनोक्लोराइड, टू हैव अ सिंगल मोनोक्लोराइड there must be only one type of hydrogen atom in the isomer of the alkane of the molecular formula C5H12। यानी सिंगल मोनोक्लोराइड बनाने के लिए एक ही तरह का हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, यानी पूरे 5 कार्बन बताया ना, पेंटेन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है, उसका जो आइसोमर है, उसका आंसर है एक कार्बन बीच में, एक कार्बन बीच में और इसके आजू बाजू 4 कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी और यहां भी। देख लीजिए इसमें 5 कार्बन है यानी C5, 12 हाइड्रोजन है यानी H12। अब यही आंसर क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर आपको सिंगल मोनोक्लोराइड बनाना है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि यहां पर एक ही तरह का कार्बन एटम होना चाहिए, यानी सारे जो कार्बन होंगे वो एक ही तरह के, यानी सब इक्वल होने चाहिए। अभी जो बीच में जो कार्बन है ये जुड़ा हुआ है 4 कार्बन से, अभी बीच में तो कुछ जुड़ नहीं सकता। अब जैसे यहाँ पर मोनोक्लोराइड बनाना है यानी Cl लगाना है, अब इस जो बीच में जो कार्बन है उसके तो 4 बॉन्ड ऑक्यूपाइड है, वो भी विद कार्बन, तो वहां पर तो Cl आएगा नहीं। Cl आएगा तो कहाँ आएगा? या तो यहां आएगा, यहां पर, यहां पर, या तो यहां पर। लेकिन ये जो 4 कार्बन है ये चारों जुड़े हुए एक ही कार्बन से और सारे के सारे मिथाइल ही है, यानी ये चारों कार्बन एक ही तरह के, ये चारों कार्बन एक ही तरह के।
यानी आप कहीं पर भी सीएल लगाओ एक ही बात है। अब यहां पर सीएल लगाओगे तो भी वही आईयूपीएसी नेम आएगा, यहां लगाओगे तो भी वही आईयूपीएसी नेम आएगा, यहां लगाओ तो भी सेम नेम आएगा, और यहां लगाओ तो भी सेम नेम। अब चाहो तो रफ में चेक कर सकते हो कि कहीं पर भी सीएल लगाओ, यानी एच हटा के सीएल लगाओ, आपका आईयूपीएसी नाम तो वही रहेगा। इसका मतलब ये चारों कार्बन की जो पोजीशन है वो सेम टू सेम है, यानी आप कहीं पर भी सीएल लगा सकते हो। यानी यहां पर अगर पोजीशन की बात करें तो ये मान लो ए टाइप की पोजीशन है, तो ये भी ए टाइप की पोजीशन ही है। यानी ये क्या है, ए टाइप की पोजीशन, ये भी ए टाइप की और ये भी ए टाइप की। तो यहां पर सिर्फ ए टाइप की पोजीशन है, बी टाइप की पोजीशन है ही नहीं। जो ये कंक्लूड करता है कि ये देगा सिंगल मोनोक्लोराइड, यानी अगर आप इसका क्लोरीनेशन करते हो तो इससे आपको सिंगल मोनोक्लोराइड मिलेगा। तो यही आपका आंसर है। यानी आपको वो थ्योरी लिखनी है और नीचे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए हमने बोला तो नहीं है, लेकिन आईयूपीसी हम लिख देते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने को बोला जरूर है, लेकिन रिस्क रहता है इस क्वेश्चन में ज्यादातर, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है। खाली स्ट्रक्चर बनाने का शायद वो मार्क्स दे ना दे, क्योंकि आंसर बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम इसका आईयूपीएसी नाम नीचे लिख देते हैं। सोचिए इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा स्ट्रक्चर का, 2 डाइमिथाइल डाइमिथाइल प्रोपेन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। वाओ, 3 आइसोमेरिक क्या होने चाहिए, मोनोक्लोराइड्स। अब 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स यानी 3 तरह के कार्बन होने चाहिए, 3 यानी ए बी सी, 3 यानी ए बी सी, ऐसे 3 अलग अलग तरह के यहां पर क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। और उसका जो आंसर है वो है CH3, CH2, 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 CH3, यानी सीधा बोले तो एन पेंटेन। ये क्या है, एन पेंटेन, एन यानी लाइन से सारे कार्बन। ऐसा क्यों, एक बार उसका जो सेंटेंस है वो डिस्कस करते हैं। टू हैव 3 मोनोक्लोराइड्स, क्या, टू हैव 3 मोनोक्लोराइड्स देयर मस्ट बी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी 3 अलग अलग तरह के क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। अब 3 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन यानी 3 अलग अलग तरह के कार्बन होने चाहिए। यानी अगर आप यहां पर कोई ग्रुप लगाओगे तो वो आएगा 1 क्लोरोपेंटेन। क्या आएगा, 1 क्लोरोपेंटेन। यहां पर अगर सी लगाएंगे तो, यहां पर लगाओगे तो 2 क्लोरोपेंटेन, यहां लगाओगे तो 3 क्लोरोपेंटेन। देखिए अलग नाम आ रहे हैं, यानी तीनों पोजीशन अलग अलग है। यहां लगाओगे तो 4 क्लोरोपेंटेन, नहीं 4 क्लोरोपेंटेन नहीं आएगा। अगर आप यहां पर चालू करोगे इस कार्बन से तो फिर से इसको 2 क्लोरोपेंटेन ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि नंबरिंग फिर चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये भी कौन सी, बी पोजीशन है, क्योंकि बी को हम सेकंड पोजीशन बोलते थे ना, और यहां पर भी बी क्या होगी, सेकंड पोजीशन। वैसे ये ए पोजीशन है, क्योंकि अगर यहां पर सी आए तो भी उसे 1 क्लोरोपेंटेन ही कहेंगे। यानी यहां पर ए बी सी 3 अलग अलग तरह के कार्बन है, यानी 3 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन है, यानी 3 अलग अलग तरह के मोनोक्लोराइड यहां पर बनेंगे। नेक्स्ट पूछा है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका आंसर है CH3 CH CH3 CH2 CH3, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं ना, ABCD वाला क्वेश्चन कर चुके हम लोग। तो इसकी कंडीशन क्या है, टू हैव 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स देयर मस्ट बी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। और 4 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन एटम कब होंगे, जब 4 अलग अलग तरह के कार्बन हो। और कौन से 4 है यहां पर ये A B C और D। आप चाहो तो रफ में चेक कर सकते हो, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकालो और एक सी लगाते जाओ अलग अलग, और देखिए आपके जो चारों नाम है वो अलग अलग आईयूपीएसी के आएंगे। इसका मतलब वो चारों कार्बन क्या है, अलग अलग, यानी चारों हाइड्रोजन अलग अलग, यानी उससे बनेंगे 4 अलग अलग मोनोक्लोराइड। तो बस आपको इसमें आपको थोड़ी सी 2 लाइन के ऊपर इंग्लिश लिखनी है और नीचे उसका स्ट्रक्चर बनाना है, और हो सके तो उसका नीचे आईयूपीएसी नाम भी लिख देना। जैसे इसका आईयूपीएसी नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी 2 या 3 लाइन की इंग्लिश लिखनी है, सेंटेंस लिखना है और नीचे उसका स्ट्रक्चर, और यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 6.5,
जिसमें हमें पूछा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी हमें आधी रिएक्शन करके दे दी है और आधी रिएक्शन हमको खुद करनी है। आधी रिएक्शन दे दी है और आधी रिएक्शन हमको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले जो रिएक्शन दी है उसमें हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया है और ऊपर OH दिया है, जिसकी हमें रिएक्शन करानी है विथ SOCl2। तो इसमें क्या होगा कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो OH है वो तो निकल जाएगा, यानी ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर जो यहाँ पर OH है वो निकल गया और उसकी जगह आ जाएगा Cl। S और दो O बनाएंगे SO2 और एक निकल जाएगा HCl। तो ये रही हमारी कंप्लीट रिएक्शन। क्या हुआ है, जो OH था वो हट गया, उसकी जगह क्या आ गया, एक Cl आ गया। फिर एक S और दो O बना देंगे SO2 और एक H और एक Cl बन जाएगा HCl। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर दिया है। एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है जिसमें यहां पर पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। CH2CH3 है और यहां पर क्या है, NO2, जिसकी हमें रिएक्शन करानी Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या तो यूवी लाइट। अब यहां पर क्या होगा, जो यहां पर आपको दिख रहा है हाइड्रोजन लास्ट में, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2। और जो एक हाइड्रोजन निकला है ना वो यहां से एक Br को लेके भाग जाएगा। यानी यहां से जो एक हाइड्रोजन निकला है, यहां से जो एक हाइड्रोजन निकला है वो यहां से एक Br को लेके भाग जाएगा, बना देगा HBr। और जो एक Br बचा है वो यहां पर आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये चीज हो रही होती है, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो उसको थोड़ा स्लो करते हैं प्रोसेस को थोड़ा। अब हुआ क्या कि यहां से H तो निकल गया और यहां तक कि वो Br के साथ बनके HBr भी भाग गया, लेकिन उस चक्कर में अगर उस रिएक्शन को एकदम स्लो होकर देखे और ध्यान से देखे तो इसके अंदर होता क्या है कि इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और ये बन जाता है कार्बोकेटाइन। लेकिन ये स्टेबल नहीं है। क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। और स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो प्लस वाला कार्बन है वो जुड़ा हुआ है सिर्फ एक कार्बन से। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, जिसमें क्या होता है कि समझ लीजिए ये प्लस वाला कार्बन या तो प्लस चार्ज है वो इस पे आ जाता है बाजू वाले पे, और इसके पास जो एक हाइड्रोजन है वो इसके पास चला जाता है। देखिए हम उसका पूरा मैकेनिज्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ 20 में थोड़ा 19-20 करके उसका मैकेनिज्म का जो कंक्लूजन है वो समझ रहे हैं। जो कार्बन पे प्लस चार्ज है जिसके ऊपर से हाइड्रोजन निकला है, उस पर प्लस चार्ज आया है, वो जो प्लस चार्ज है वो कहां मूव हो रहा है, बाजू में, और उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो कहा जा रहा है यहां पर। चले तो उससे क्या होगा, ये जो ऊपर वाला जो हमारे पास कार्बन है उसके ऊपर जो प्लस चार्ज है अब वो कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यानी बाजू वाले कार्बन पे आ गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हुआ ये कि जो चार्ज है अब वो इस पे आ गया। अब देखिए ये जो प्लस वाला कार्बन है वो यहां पर एक और यहां पर दो, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक और दो कार्बन से, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। जो प्लस वाला कार्बन है, जैसे पहले ये प्लस वाला कार्बन था, ये पहले ये था प्लस वाला कार्बन, कार्बोकेटाइन, तो वो तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ था तो वो थोड़ा कम स्टेबल था। लेकिन अब वो जो प्लस चार्ज है अब वो दूसरे कार्बन के पास है, बीच वाले कार्बन के पास है, तो उसके लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी वजह से जो Br है वो रियलिटी में यहां पर आके जुड़ेगा और यहां से जो एक हाइड्रोजन है वो कहां चला जाएगा, बाजू वाले कार्बन के पास, यानी यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो चला जाएगा यहां पर और ये बन जाएगा CH3। क्या बन जाएगा, CH3। यानी कुल मिलाकर ये है कि बॉन्ड तो यहां बनने वाला था, लेकिन यहां पर बॉन्ड ना बनकर बॉन्ड इस पे बनता है, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है वो Br के लिए ज्यादा सेफ है, यानी ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जहां पर एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड
जिसके अंदर यहां पर OH है और यहां पर CH2OH है, जिसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? HCl के साथ। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा, जो OH है वो H के साथ भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो दो OH है, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, तो कौन सा OH भागेगा? अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो OH है वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, और याद रखिए डायरेक्ट बेंजीन से बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। डायरेक्ट बेंजीन से जो बॉन्ड होता है वो तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो रेजोनेंस में होगा बेंजीन के साथ। तो डायरेक्ट बॉन्ड बेंजीन का नहीं तोड़ता है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि वो जो ग्रुप है वो क्या होगा? इन कॉन्जुगेशन होगा, इन रेजोनेंस होगा उस बेंजीन के साथ। तो ये नीचे वाला OH तो टूटेगा नहीं, तो ये ऊपर वाला जो OH है वो जाएगा, यानी जो ऊपर OH है वो क्या करेगा? भाग जाएगा। तो चलो उसको हटाते हैं यहां से, तो ये यहां से हट जाएगा, तो उसको यहां से हटा दिया। बोलिए ये गया कहाँ? ये जो OH है कहाँ गया? देखिए वो जो OH है इस H के साथ मिलकर बन जाएगा H2O। तो यहाँ पर Cl बच गया, तो ये Cl आ जाएगा यहां पर, और ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है, और ये CH3, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH3, जिसकी हमें रिएक्शन करानी है विद HI। आप सोचिए मार्कोनिकोव है कि एंटी मार्कोनिकोव? पहली बात तो मार्कोनिकोव ही होगा, क्योंकि पेरोक्साइड डाला नहीं है। क्या होगा? मार्कोनिकोव। अब मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड टूट रहा है उनमें जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है हमारा हाइड्रोजन उसके पास जाएगा। यानी एक बात तो क्लियर है कि डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। अब कौन से दो कार्बन के बॉन्ड टूटा है? तो एक ऊपर वाला कार्बन और एक नीचे वाला कार्बन, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड टूटा है। तो आपको इन दोनों में कंपेयर करना है किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। चलिए क्या करते हैं, तो ऊपर वाले जो कार्बन है उसके ऑलरेडी दो बॉन्ड बने हुए, देखो एक और दो, दो बॉन्ड बने हुए। इसका मतलब दो बॉन्ड क्या है? वो दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन है, यानी ऊपर वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। कितने? दो हाइड्रोजन। नेक्स्ट, ये जो नीचे वाला कार्बन है उसके एक, दो और तीन, तीन बॉन्ड बने हुए हैं, यानी इसके पास जो एक बचा है वो एक हाइड्रोजन है। यानी ऊपर वाले के पास दो हाइड्रोजन है, नीचे वाले के पास एक हाइड्रोजन है। अब रूल क्या है मार्कोनिको कि जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है दूसरा जो हाइड्रोजन है वो उसी के पास जाता है, यानी यह हाइड्रोजन कहां जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। चलिए ये टू वाले के पास जाएगा, वन वाले पे सोचिए, ऑफकोर्स टू वाले के पास जाएगा, यानी ये जो हाइड्रोजन है वो ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर एक बात नोटिस कीजिए कि जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा और यहां पर बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, तो यहां पर हमें ना कभी भी हाइड्रोजन दिखाते ही नहीं, क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होते हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं एक बॉन्ड बना भी दूं, जैसे यहां बॉन्ड बना के H लगा भी दूं, ऑफकोर्स H वहीं आएगा, लेकिन H यहां दिखाते नहीं हम लोग, क्योंकि H साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं दिखाया जाता सेपरेटली। तो अगर वहां पर आपको कुछ ना दिखे, समझ जाओ उसके अंदर H आ चुका है, हाइड्रोजन उसमें जुड़ चुका है। ऐसे याद रखिए। जो बचा हुआ कार्बन है उसके ऊपर आई आ जाएगा। हम एग्जैक्टली बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड टूटने से पहले काउंट करते हैं हम लोग, लेकिन अगर आप बाद में भी काउंट करोगे तो आपका आंसर वही आने वाले हैं। अगर आप डबल बॉन्ड टूटने के पहले या डबल बॉन्ड टूटने के बाद हाइड्रोजन काउंट करते हो तो भी आपका सेम ही आंसर यहाँ पर आने वाला है। तो मैं ज्यादातर ट्राई करता हूँ कि डबल बॉन्ड टूटने की बारी देखता हूँ, क्योंकि काउंटिंग तो वैसी होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है CH3CH2Br प्लस NaI। अब ऐसे मुझे पता है यहाँ पर ड्राई एसीटोन आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डाला नहीं है। लेकिन देखो अगर वो कोई चीज मिस करते इसका मतलब वो चीज अंडरस्टूड है, आपको आनी चाहिए, और अगर आप कोई चीज मिस कर दो तो वो रॉन्ग है, आपको लिखनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक बात नोटिस करनी है कि कई बार वो लोग कुछ चीजें डायरेक्ट बोल देते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने ड्राई एसीटोन नहीं लिखा है, फिर भी आपको समझ जाना है कि ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, यहाँ पर ड्राई एसीटोन आएगा ही, चलो नॉर्मल सी बात है ऐसा, तो वो लोग यहाँ पर देते नहीं है कई बार, लेकिन आपको समझ जाना है। फिंकलस्टाइन में क्या होता है? फिंकलस्टाइन में होता है हेलोजन एक्सचेंज, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के जो हेलोजन है वो क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। तो यहां पर आ गया आयोडीन और NaBr को लेके भाग गया, बस ये हो गया आंसर। नेक्स्ट में हमारे पास एक साइक्लो अल्किन है। वाह, क्या है? एक साइक्लो अल्किन, उसमें हमें ऐड करना है Br2, वो भी हीट
और साथ में यूवी लाइट, मतलब हीट या तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में। अब उसे एक चीज तो कॉमन होगी, हमने पढ़े भी पढ़ा है कि डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, और कितने बी आर है, 2, तो दोनों पे एक एक बी आर लगा दो, और जैसे दोनों बी आर लगाओगे आंसर रॉन्ग। हाँ, क्योंकि दोनों बी आर नहीं आएंगे, ये आंसर नहीं आएगा। देखिए ये आंसर तब आता जब यहाँ पर हीट नहीं, जब यहाँ पर कोल्ड लिखा होता, जब यहाँ यूवी लाइट नहीं, जब यहाँ डार्क लिखा होता, तो आपका ये आंसर राइट होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब इसमें ये आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा नहीं। पहली बात तो डबल बॉन्ड भी नहीं टूटेगा यहाँ पर, तो आंसर तो दूर की बात है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नहीं टूटेगा, ये डबल बॉन्ड भी वैसा का वैसा रहेगा। देखिए यहाँ पर हीट दिया है, यूवी लाइट दिया है, डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं, बल्कि जस्ट इसकी बाजू वाली पोजीशन, जस्ट इसकी बाजू वाली, यानी या तो ये ले सकते हो या तो ये, जस्ट इस डबल बॉन्ड के बाजू वाली पोजीशन, ऊपर या तो नीचे वाली पोजीशन पे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जैसे एक हाइड्रोजन निकलेगा वहां पर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली, और वो जो H है वो यहां से एक Br को लेके भाग जाएगा और बना देगा HBr। क्या बना देगा, HBr, और जो यहाँ पर Br बचा है वो Br यहां पर आ जाएगा, तो ये आंसर होगा। देखिए मैं आपको पहले बता दो, आपने जो पहले हमने इसका कंपाउंड बनाया था, कि जैसे यहाँ पर बेंजीन था बेंजीन नहीं, बेंजीन नहीं था, यहाँ पर एक साइक्लोअल्किन था, उसमें Br2 डाला था, तो हमने किया था कि इसमें डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक Br यहाँ पर आ जाएगा, एक Br यहाँ पर आ जाएगा। आई नो ये बनता अगर यहाँ पर हीट नहीं, यहाँ पर कोल्ड लिखा होता, तो यहाँ पर यूवी लाइट नहीं, यहाँ पर डार्क लिखा होता, क्योंकि ये सिर्फ इतना डिफरेंस करने से इसका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, और अगर मैकेनिज्म चेंज तो आंसर चेंज। तो यहाँ पर तो हीट है, यूवी लाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म चलेगा और ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा, और यहां हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 6.6, जिसमें पूछा है अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में इनको अरेंज करो। देखिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक बाकी है, वो अभी इसी चीज के लिए हमने बचा कर रखा था, इसी इंटेक्स क्वेश्चन के लिए। अब बॉइलिंग पॉइंट का यहां पर क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह इसका ऑर्डर निकाल जाता है, वो यहां पर समझते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको दो रूल याद रखने, एक तो बॉइलिंग पॉइंट का फर्स्ट रूल और एक बॉइलिंग पॉइंट का सेकंड रूल। बॉइलिंग पॉइंट का फर्स्ट रूल ये है कि अगर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि अगर कहीं पर ब्रांचिंग ज्यादा है, अगर कहीं पर ब्रांचिंग क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर फिर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। पहला जो रूल है वो क्या है कि मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सेकंड रूल क्या है, अगर ब्रांचिंग बढ़ गई, ब्रांचिंग यानी वही टू मिथाइल 4 मिथाइल, ऐसा ब्रांचिंग बढ़ गई तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब यहां पर इसके रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाई ब्रोमोमीथेन। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इन सबके सिंबल लिख देते हैं। सिंबल आपसे बोल सकते हो, इनके केमिकल फॉर्मूले लिख देते हैं। पहला लिखा है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH3Br, ये होता है ब्रोमोमीथेन। नेक्स्ट ब्रोमोफॉर्म यानी CHBr3। नेक्स्ट क्लोरोमीथेन यानी CH3Cl, और डाई ब्रोमोमीथेन यानी CH2Br2। अब एक काम करते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B, इसको C और इसको D। अब निकालते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या निकालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा ऑर्डर बोला इन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तक। अब रूल क्या था, वापस पढ़ते एक बार। मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब इन चारों कार्बन में, ये जो चारों कंपाउंड है इसमें सब में एक एक कार्बन है, चारों कंपाउंड में सब में एक एक कार्बन है, तो किसका मास ज्यादा होगा, तो आपको फिर हैलोजन देखना है। अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर सोच रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे कम से सबसे ज्यादा, तो कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका मास कम होगा। अब यहाँ पर कौन कौन सा हैलोजन है, तो यहाँ पर एक तो Br यूज किया इन्होंने और Cl यूज किया। अब Br और Cl में से किसका मास कम होता है, क्योंकि जिसका मास कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ऑफकोर्स Cl का मास कम है, यानी जो C कंपाउंड है वो पहले आएगा। सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो कंपाउंड सी का होगा। उससे ज्यादा उसका होगा जिसके पास एक ही बी आर है, जो कि ए। उसके बाद डी, क्योंकि इसमें 2 बी आर है। फिर बी, क्योंकि इसमें 3 बी आर है। 3 बी आर यानी कितना मास होगा? बहुत ज्यादा मास होगा। तो पहले Cl, फिर एक बी आर वाला, फिर 2 बी आर वाला और एक, फिर 3 बी आर वाले। तो देखो धीरे धीरे मास भी बढ़ रहा है और साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पूछा है 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले उनके केमिकल जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। यहां पर आएगा CH3 CH2 CH2 Cl। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल यानी CH3 CH CH3 और यहां पर Cl आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और लास्ट में 1 क्लोरोब्यूटेन यानी CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अब फिर से नाम दे देते, इसको ए बोल देते, इसको बी, इसको सी। फिर से एक बार रूल देख लेते। रूल क्या था? रूल ये था कि मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन अगर गलती से ब्रांचिंग आ गई तो उसका फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। अब आप नोटिस करोगे इसमें 3 कार्बन और Cl और यहां पर भी 3 कार्बन और Cl, यानी इन दोनों का मास सेम है। फिर इन दोनों का मास क्या है? सेम है, बस इसका मास ज्यादा है। हमें कौन सा ऑर्डर करना है? हमें करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कम बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें 3 कार्बन Cl, इसमें 4 कार्बन Cl। देखिए इसमें क्या है? 3 कार्बन Cl है इन दोनों में, और इसमें क्या है? 4 कार्बन Cl। तो ऑफकोर्स 3 कार्बन Cl यानी मास कम होगा। अरे 4 कार्बन Cl से ये जो 3 कार्बन और Cl है उसका मास कम होगा। लेकिन ऐसे जो 3 कार्बन Cl, देखो इसमें भी 3 कार्बन Cl, ऐसे 2 कंपाउंड है, तो इन दोनों में किसका कम होगा? तो हमने लॉ पढ़ा है कि अगर ब्रांचिंग आ गई तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब इन दोनों में ए और बी में किस में ब्रांचिंग है? ऑफकोर्स बी में ब्रांचिंग है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर कम होगा, उससे ज्यादा ए का होगा क्योंकि ए में ब्रांचिंग नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा सी का होगा क्योंकि सी का मास ज्यादा है। देखिए यहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ए और बी का मास इक्वल था, तो उसमें आपको ब्रांचिंग देखनी है। अगर ए और बी में किसी का मास ज्यादा किसी का मास कम होता तो सिर्फ मास देखते हैं, लेकिन अगर मास इक्वल हो गया तो वहां पर आपको फिर ब्रांचिंग देखनी है। तो बी का ब्रांचिंग था तो वो पहले आएगा, ए का ब्रांचिंग नहीं है तो बाद में आएगा। अब बाद में क्या आएगा? लास्ट में सी, क्योंकि उसका तो ऑफकोर्स मास ज्यादा है। और यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट है इन टेक्स्ट 6.7। इसमें पूछा है विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म। कौन सा? SN2 मैकेनिज्म। और साथ में बोला एक्सप्लेन योर आंसर, यानी खाली आंसर नहीं लिखना है, आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं। पहले बोला है यहां पर 2 कंपाउंड है, तो दोनों के काम करते हैं। पहले IUPAC नाम लिखते हैं। तो पहला है 1 ब्रोमोब्यूटेन और दूसरा है 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो आपको यहां पर SN2 का मैकेनिज्म करना है, और SN2 का मैकेनिज्म याद है, प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सेकेंडरी की कम और टर्शियरी की सबसे कम। यानी अगर इन दोनों में से जो प्राइमरी होगा वो जीत जाएगा, प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी जीत जाएगा, नहीं तो टर्शियरी का तो जीतना ही है। इन दोनों का जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पहले वो निकालते हैं। ये पहला वाला प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। तो अभी आपको इसको पूरा इंग्लिश में सेंटेंस में प्रॉपर वे में लिखना है। क्या लिखेंगे कि जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है, सॉरी 1 ब्रोमोब्यूटेन है, वो तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। देखिए while 2 ब्रोमोब्यूटेन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है पहले आपको वो लिख देना है। क्या लिखना है कि जो 1 ब्रोमोब्यूटेन है, क्या 1 ब्रोमोब्यूटेन वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और जो 2 ब्रोमोब्यूटेन है वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज लेस हिंडर्ड, यानी इसको कम रुकावट होगी इन 1 ब्रोमोब्यूटेन देन इन 2 ब्रोमोब्यूटेन। यानी पता ना प्राइमरी की एक्टिविटी ज्यादा होती है, वो तो साबित करना है। यानी 1 ब्रोमोब्यूटेन यानी प्राइमरी में जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको कम रुकावट होगी, और कम रुकावट होगी तो ज्यादा रिएक्ट करेगा। देयरफॉर 1 ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट्स मोर रैपिडली देन 2 ब्रोमोब्यूटेन बाय SN2 मैकेनिज्म। तो इन दोनों में जिसमें भी कम रुकावट होगी उसका मैकेनिज्म यहां पर जल्दी होगा। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है 2 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये जो कंपाउंड है वो सेकेंडरी है और ये जो कंपाउंड है वो टर्शियरी है। अब आपको देख के पता चल गया होगा ऑफकोर्स 2 ब्रोमोब्यूटेन ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
कि 2 ब्रोमोब्यूटेन एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, while 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है. The incoming nucleophile is less hindered in 2 bromobutane. यानी 2 ब्रोमोब्यूटेन के केस में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, उसको कम रुकावट होगी इन 2 ब्रोमोब्यूटेन यानी सेकेंडरी में एज कंपेयर टू इन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. Therefore 2 ब्रोमोब्यूटेन जल्दी रिएक्ट करेगा देन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बाय एसेंटो मैकेनिज्म. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमको भी फिर से जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वो निकालना पड़ेगा. जैसे ये दिया है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और ये दिया है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. ये तो प्राइमरी है, अब ये भी प्राइमरी है. अच्छा, इसमें दोनों प्राइमरी है, इसमें हमारे दोनों कंपाउंड क्या है, प्राइमरी है. तो लिख देते हैं बोथ अल्काइल हैलाइड्स आर प्राइमरी. यहां पर क्या है, बोथ अल्काइल हैलाइड्स आर प्राइमरी. हाउएवर द सब्स्टिट्यूएंट CH3 ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट CH3 ग्रुप यानी वो ग्रुप जो नीचे लटक रहा है यहां पर ब्रांच में, जो ग्रुप मिथाइल जो ब्रांच में है उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट CH3 ग्रुप, इज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द कार्बन which is linked to Br in 1 bromo 3 methyl butane than in 1 bromo 2 methyl butane. यानी इस 1 bromo 3 methyl butane में जो ये CH3 ये ग्रुप है, ये जो CH3 ग्रुप है वो Br वाले कार्बन से दूर है. देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 मतलब काफी दूर है, और यहाँ पर तो 1 और 2 पास में ही है. यानी यहाँ पर 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन में ये जो ब्रांचिंग वाला कार्बन है वो दूर है, जिसकी वजह से वो कम रुकावट पैदा करेगा. देखिए ना, जो रुकावट करने वाला ग्रुप है वो काफी दूर है, तो यानी 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन में द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज लेस हिंडर्ड, यानी कम रुकावट फेस करेगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिएक्ट करेगा इन 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन देन इन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. Therefore 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन reacts more rapidly than 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन by a एसेंटो मैकेनिज्म. और यहां हमारा आंसर कंप्लीट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 6.8, जिसमें मैं पूछा है इन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन. अब SN1 का ऑर्डर क्या था कि टर्शियरी ज्यादा रिएक्ट करता है, सेकेंडरी कम रिएक्ट करता है और प्राइमरी सबसे कम. अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे, एक काम करते इसको 1 बोल देते यानी A बोल देते, इसको B बोल देते, इसको भी A बोल देते, इसको B बोल देते. अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ये टर्शियरी है और ये सेकेंडरी. अब टर्शियरी ज्यादा रिएक्ट करता है यानी वो हमारा आंसर है. सेकंड क्वेश्चन में ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी, और यहाँ पर सेकेंडरी ज्यादा रिएक्ट करता है. बस यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 6.9, जिसमें पूछा है आइडेंटिफाई A B C D E R और R1 इन द फॉलोइंग. यानी यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिए इनकम्प्लीट, और उनके अंदर जो A B C D E R और R1 है उसे हमें यहाँ पर पहचानना है. यानी ये A, ये B, ये R, ये C, ये R1, D और E, इतनी चीजें हमें पहचाननी है. तो बस वही जो चीजें हमें ढूंढनी है मैंने यहाँ पर बीच में गायब कर दी आंसर के अंदर. अब बस यही हम इसे सॉल्व करेंगे. लेकिन इस थियरी को पढ़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजन. ग्रिग्नार्ड रिएजन, ग्रिग्नार्ड रिएजन का फॉर्मूला होता है RMGX. ग्रिग्नार्ड रिएजन यानी RMGX. ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले. ग्रिग्नार्ड रिएजन बनता कैसे, पहली बात तो उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास होता है RX यानी हेलो अल्केन, उसमें डालो Mg मैग्नीशियम, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो ऐसे याद रखिए कि Mg आ जाएगा बीच में, RX के कहां जाएगा, बीच में, और ये बन जाएगा RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजन. अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजन की खास बात यह है कि यहां पर हम इसे पानी से दूर रखते हैं, पानी से दूर रखते हैं. यानी जो RMGX इसे क्या रखना, पानी से दूर, क्योंकि अगर ये पानी से रिएक्ट करेगा तो ऊपर से पानी से विगरसली रिएक्ट करेगा, विगरस यानी बहुत फास्ट, और ये R पानी में से H को लेके भाग जाएगा,
आर एच को लेके भाग जाएगा और बना देगा हाइड्रोकार्बन। क्या बना देगा? हाइड्रोकार्बन। और जो बचा वो ओ एच है वो एम जी एक्स के बीच में आ जाएगा, यानी बन जाएगा एम जी ओ एच एक्स। पहली बात तो ओ एच बीच में नहीं आता, वो ऐसे ब्रांच है यहाँ पर, लेकिन लिखते हम बीच में, तो बोल भी हम बीच में देते कि एम जी ओ एच एक्स। तो ओ एच कहा जाता है बीच में। पहली बात तो बीच में नहीं आता, वो ब्रांच में है वहां पर। तो यहां पर ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजन का कॉन्सेप्ट, ये जो ऊपर कंपाउंड है आर एम जी एक्स, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजन, और नीचे जो दिए हुए उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। बस वहीं पर लाई करता है हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन ही है कि कुछ साइक्लिक कंपाउंड हेलोजन है, उसमें एमजी डाला इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे ऊपर क्या था, एमजी आ जाता है बीच में, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो एमजी है वो बीच में आ जाएगा, यानी ये हमारा कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में एमजी आ जाएगा। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। अब उसमें भी H2 डालना, देखिए नीचे वाली रिएक्शन आ गई, ये केमिकल प्रॉपर्टी आ गई। अब जैसे इसमें ये डालोगे तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो H को लेके भाग जाएगा। अब पता है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर में H दिखाते नहीं है, मुझे पता है वो लेके भाग गया, लेकिन H दिखाना नहीं है। और OH क्या होता है, वो आ जाता है बीच में, यानी MgOH के, यानी MgBr के बीच में कौन आ जाएगा? OH। और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर जो R था वो मिस हो गया, वो R हमें बनाना है। अब पहली बार वो R बनाने के लिए भी हमें रिएक्शन को बैकवर्ड चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? बैकवर्ड। अब बैकवर्ड कैसे चलाएंगे? देखिए पहली बात तो यहाँ पर है ना, जो हमें ग्रुप दिया है वो ये देखिए CH3 CH यानी आइसोप्रोपाइल दिया है। अब ये जो प्रोडक्ट वो आया कहां से होगा? ऑफ कोर्स रिएक्टेंट में से आया होगा। तो ये कहां से आया? यहां से आया। अब ये कहां से आया होगा? तो यहां से आया होगा। तो ऐसे आपको बैकवर्ड चलना है, यानी जो प्रोडक्ट है वो कहां से आया होगा? यहां से आया होगा। ये कहां से आया होगा? तो यहां से आया होगा। तो ऐसा बैकवर्ड जाकर हमारे आंसर का पता लगाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है आइसोप्रोपाइल वो हम सेम पीछे बना देते हैं, यानी यहाँ पर CH, ये ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3, यानी ये बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल। उसके अंदर ऐड करना है Mg, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इससे क्या होता है याद है कि Mg आ जाएगा बीच में। Mg कहाँ आ जाएगा? बीच में, यानी ये तो हमारा CH है, ये CH3 और ये CH3, और ये Mg कहाँ आ गया? बीच में। Mg कहाँ आ गया? बीच में, यानी इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? Mg। अब बाद में D2O डाला और D आ गया। देखिए पहली बात ये वो D नहीं है जो हमको फाइंड करना है, जैसे हम लोग H2O लिखते हैं ना वैसे ही D2O होता है, H2O वाटर और ये हैवी वाटर। तो यहाँ पर ये D वो नहीं है जो आपको D फाइंड करना है, वो D नीचे वाला है, यहाँ पर यहीं कहीं पर D है जो हमें फाइंड करना है, ये वो D नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर भी Na और ईथर डाला है। देखिए Na ईथर एक ही रिएक्शन डालते हुए है हमारी वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स क्या करती है? कार्बन को डबल कर देती है। अब जैसे यहाँ पर ऐसे दो ग्रुप है, ये सिंगल ये और ये, तो ये ऐसे कहां से बना होगा? ये बना होगा वुड्स में से, यानी R बन गया होगा RR। जैसे मान लो ये R है और ये भी R है, देखिए RR। तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक R होगा जिसमें से RR बन गया। अगर आप इसका आधा पोर्शन ले तो यहाँ पर एज इट इज लगा दे तो ये इसका आंसर हुआ। तो क्या करना है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है उसमें से आधा लो और यहाँ पर लगा दो। तो आधा लेते हैं, तो आधे यानी क्या होगा कि यहां से ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पर, यहां से ऊपर एक CH3 होगा, नीचे एक CH3 होगा और यहां पर एक CH3 होगा, जो आगे जाके वुड्स के बाद क्या हो गया? डबल हो गया। नेक्स्ट अब राइट साइड चलते हैं, उसमें Mg डाला, ड्राई ईथर समझ जाओ, हो गई। तो Mg कहां आ जाएगा? बीच में। Mg कहां आ जाएगा? बीच में, यानी यहाँ पर बॉन्ड है, ये ऊपर भी CH3, यहां भी CH3, नीचे भी CH3 और यहां पर क्या देगा? MgX, यानी कौन कहां पर आ गया? देखो ये जो Mg है वो क्या हुआ? हमारे अल्काइल और X के बीच में आ गया। फिर उसमें हमको डालना है H2O। तो ये जो उसमें से अल्काइल ग्रुप है, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या करेगा? H को लेके भाग जाएगा। ये जो अल्काइल ग्रुप है वो H को लेके भाग गया और बाकी जो OH है वो कहा गया? बीच में, यानी बन गया MgOH X। और यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट।